हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुपम शर्मा और आज हम कर रहे हैं मौलिक अधिकार। इनको मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं क्योंकि हमने इन मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका से उनके बिल ऑफ राइट से प्रेरित होकर अपने संविधान में शामिल किया है। इसलिए इनको मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। तो ये जो मौलिक अधिकार हैं हमारे संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं। कौन सा भाग है संविधान का? 3, अनुच्छेद है 12 से 35। ये आपको याद रखना है। अब मौलिक अधिकार हैं क्या? मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो नागरिकों को संविधान ने दिए हैं और जिनका हनन ना तो कोई निजी व्यक्ति, ना कोई संस्था और इवन सरकार भी नहीं कर सकती। अगर ऐसा करेगी तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट आपके फेवर में और सरकार के खिलाफ फैसला दे सकती है। लेकिन जो आम अधिकार होते हैं वो अधिकार ऐसे होते हैं जिसमें आप सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, कोई फैमिली डिस्प्यूट है, कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, तो उसके लिए अगर आपको अपील करनी है तो आप पहले लोअर कोर्ट जाएंगे। अगर उसके फैसले से संतुष्ट ना हुए तो फिर आप हाई कोर्ट जाएंगे। वहां भी आप संतुष्ट ना हुए तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो कहने की बात यह है कि मौलिक अधिकारों के लिए आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, जबकि आम अधिकारों को आप सुप्रीम कोर्ट में लेकर नहीं जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की आधारशिला है और ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। उसके अलावा न्याय और समानता को बढ़ावा देता है। तो ये तीन चीजें हैं: व्यक्तिगत समानता को, फिर उसके बाद न्याय को और समानता को बढ़ावा देता है। तो ये जो मौलिक अधिकार हैं ये राज्य मतलब देश को अपनी मनमानी कार्रवाई से रोकते हैं जहां पर मौलिक अधिकारों को छीनने की कोशिश हो। इसलिए ये नागरिकों को उनकी बुनियादी स्वतंत्रता और अधिकार देते हैं या बुनियादी स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करते हैं। तो इस तरह से जो सामाजिक न्याय है वो यहाँ के नागरिकों को मिलता है। तो एक बार फिर रिपीट करते हैं, मौलिक अधिकार क्या है? ऐसे अधिकार जो सरकार भी अगर छीनना चाहे तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और ये आपके संविधान जो है, मौलिक अधिकार जो है आपकी आधारशिला है। क्या क्या देते हैं? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्याय और समानता को बढ़ावा देते हैं और सरकार को अपनी मनमानी कार्रवाई से रोकते हैं, उन कार्रवाइयों को जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करें। इस तरह से हमें एक ऐसा ढांचा मिलता है जिससे हमारे अधिकारों की रक्षा होती है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। पहले हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे जिसमें संपत्ति का अधिकार भी शामिल था, लेकिन इसको 1978 में संशोधन 44 से हटा दिया गया। तो इस तरह का कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। इसलिए कौन से साल में हुआ? तो 1978 में हटाया गया। संशोधन कौन सा था? 44 था। और क्यों हटाया गया थोड़ा सा बता देते हैं कि क्योंकि मौलिक अधिकारों को सरकार छीन नहीं सकती है। तो जब विकास कार्य होते हैं तो लोगों की संपत्ति जैसे कि मकान, दुकान, खेत वगैरह आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर फ्लाई ओवर बनाना है, मेट्रो बनानी है, रेलवे स्टेशन, रेलवे का विकास करना है, तो ये कभी आपकी दुकान आ जाएगी, कभी मकान आ जाएंगे, कभी खेत आ जाएंगे। तो इनको हटाना जरूरी हो जाता है। तो इसलिए इनको मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया ताकि सरकार आपसे इन संपत्ति को ले सके और बदले में मुआवजा वगैरह मिल जाता है। तो चलते हैं अब मौलिक अधिकार हमारे पास कौन कौन से। पहला है समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से 18 है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22।
फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 और 24। धर्म और स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29 और 30। और संवैधानिक उपचार जो है 32। इसमें 31 मिसिंग है क्योंकि संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया गया जाएगा। अब हम कर रहे हैं समानता का अधिकार। ये अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 में दिए गए हैं। तो सबसे है कानून के समक्ष समानता। कानून की नजर में सब बराबर है, स्त्री हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी जाति का हो, कोई भाषा बोलता हो, अमीर हो, गरीब हो। तो कानून की नजर में सब बराबर है, एक अपराध के लिए एक सजा है और सबको समान संरक्षण प्राप्त है। भेदभाव का निषेध, ये अनुच्छेद 15 है। इसमें किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करना और वो हर व्यक्ति को किसी भी धर्म जाति का हो, किसी भी लिंग का, यानी कि स्त्री पुरुष हो, गरीब अमीर हो, सबको होटलों में, दुकानों में या भारत के किसी स्थान में जाने में, जैसे आप कश्मीर घूमने जाते हो, आप गोवा जाते हो, कहीं भी जा सकते हैं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अवसर की समानता, सभी नागरिकों को सरकारी नौकरी में समान रूप से अधिकार है कि वो सरकारी नौकरी प्राप्त करे अगर वो योग्य है। जैसे धर्म जाति के नाम पर कोई भेदभाव नहीं है, जन्म स्थान के नाम पर अमीर गरीब कुछ भी हो, कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक कभी कंट्रोवर्सी आ जाती है कि SC ST भी तो है, उनको संरक्षण दिया गया है। तो उनको संरक्षण इसलिए दिया गया है कि ये बहुत पिछड़े में है और आम नागरिकों के साथ लाने के लिए और उनको समान अवसर देने के लिए ऐसा किया गया। अस्पृश्यता का उन्मूलन मतलब छुआछूत का उन्मूलन, ये बहुत ज्यादा प्रचलित था भारत में। कुछ जाति के लोगों को बहुत नीचा समझा जाता था और उनको छूना भी जैसे पाप समझते थे। अगर छू लिया तो अपने आप को पवित्र करने के लिए न जाने क्या क्या करेंगे। तो इसको पूरी तरह से ये निषेध है और कानूनी अपराध है। अगर आप ऐसा करते पाए गए तो आपको दंड दिया जाएगा। उपाधियों का उन्मूलन, जब अंग्रेज थे उनके समय में जो भारतीय अमीर थे, जैसे कि साहूकार थे या जमींदार थे, तो उनको अंग्रेज खुश करने के लिए उपाधियां देते थे, सर, राय बहादुर, नाइट और बहुत सारी। तो ये लोग अमीर भी थे और अंग्रेजों के फेवर में भी थे, ज्यादातर फेवर में थे। तो ये और अंग्रेज तो फूट डालो और शासन करो की नीति अपना रहे थे। उनको तो फायदा ही हो रहा था क्योंकि ये लोग अपने ही नागरिकों के साथ, जो साहूकार थे, जमींदार थे, जिन्हें उपाधियां दी गई थी, वो अपने ही नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। तो जब हम आजाद हुए तो हमने इन उपाधियों का अंत कर दिया। लेकिन अगर किसी विशेष क्षेत्र में किसी ने कोई कार्य किया है, सराहनीय कार्य किया है, तो उसे भारत रत्न की उपाधि और अन्य दी जा सकती है। इसके अलावा सैनिकों को दी जाती है वीर चक्र, परमवीर चक्र। अन्यथा उपाधियों का उन्मूलन कर दिया गया। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। और ये अधिकार जो है आर्टिकल 19 से 22 में, अनुच्छेद 19 से 22। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि वो अपने विचार व्यक्त कर सके, सभाएं करे, भाषण दे और अपने विचारों को व्यक्त करे। अब इसमें प्रेस की भी स्वतंत्रता है। तो प्रेस, ये मीडिया होता है, अखबार वगैरह, उनको वो भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। और एक इसमें 2005 में RTI एक्ट आया। इसके अनुसार ये है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो सूचना का अधिकार, आप अगर सरकारी योजनाएं चल रही हैं, कुछ काम चल रहा है, ये सरकारी दफ्तर है, उनके वहां पर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप RTI के एक्ट के अनुसार वहां पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर बी में है नागरिकों को बिना हथियारों के शांतिपूर्ण इकट्ठा होना है। तो इसका मतलब यह है कि आप इकट्ठा हो सकते हैं, आप सभाएं कर सकते हैं, जुलूस आपने देखा होगा लोग निकालते हैं, जैसे कैंडल लाइट निकालते हैं। कई बार कोई अगर देना हो, कोई विरोध प्रदर्शन करना हो, तो लोग कैंडल लाइट भी करते हैं। कई बार मौन धारण कर लेते हैं, मूक। और
कई बार धरने वगैरह भी देते हैं, लेकिन आप ये सब कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, और हथियार नहीं कैरी कर सकते हैं। एसोसिएशन बनाने का अधिकार, अब ये स्वतंत्रता का अधिकार 19C में है, और इसमें आप यूनियन बना सकते हैं। जैसे आपने किसान यूनियन सुने होंगे नाम, और भी हर जगह, हर दफ्तर में और हर ऑफिस में ये होते हैं, यूनियंस वगैरह होती हैं। तो इसका अधिकार आपको है। अनुच्छेद 19D, पूरे भारत में आप स्वतंत्र रूप से कहीं भी आ जा सकते हैं। पूरे भारत में घूमने का आपको अधिकार है। किसी भी देश के हिस्से में रह सकते हैं, बस सकते हैं, और किसी भी पेशे का अभ्यास करने की स्वतंत्रता। आप डॉक्टर बनिए, आप वकील बनिए, आप किसी सरकारी नौकरी करिए, प्राइवेट जॉब करिए, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सब, कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं और कोई भी व्यापार कर सकते हैं। तो ये सब स्वतंत्रताएं आपको मिली हैं अनुच्छेद 19 से 22। अब है आर्टिकल 20। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। अब इसका क्या मतलब है? एक व्यक्ति ने अगर एक बार अपराध किया, अगर उसे एक बार सजा मिल गई, तो उसी अपराध के लिए उसे दोबारा से सजा नहीं मिलेगी। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, अगर उसने दोबारा वही अपराध किया है तो दूसरी बार जो अपराध किया है उसके लिए सजा मिलेगी। लेकिन एक अपराध जो उसने पहले किया था उसके लिए उसको दोबारा सजा नहीं मिल सकती। और दूसरा इसमें यह है कि कोई भी कानून पिछले से किसी तारीख कार्रवाई की घोषणा नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने पहले कोई क्राइम किया है, मान लीजिए चोरी की है और उसकी सजा है 6 महीने, और ये क्राइम किया था उसने 2020 में, और अभी उसका फैसला नहीं हुआ है, और 2024 में उसी जो अपराध उसने किया है उसके लिए सजा बढ़कर हो गई है 2 साल की। लेकिन जब फैसला चाहे 2024 या 25 में आए, उसको सजा तभी मिलेगी जब उसने अपराध किया था, यानी 2020 में 6 महीने की। तो ये नहीं होगा कि कब उसने अपराध किया था, और जब निर्णय लिया जाएगा तो जब अपराध किया गया था तभी जो भी कानून था उसके अनुसार ही सजा दी जाएगी। किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाधित नहीं किया जाएगा। उसके बाद अब ये तीनों जो हैं, अनुच्छेद 1 में ये वाला है, 2 में ये वाला है, और 3 में ये वाला है। तो इसको ध्यान रखना है। अनुच्छेद, अगर ये वाला पूछा जाए कि 20(1) कौन सा है, तो ये वाला है। 20(2) ये वाला है, और 3 ये वाला है। तो इस तरह से एक बार रिपीट कर लेते हैं। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा, एक ही बार सजा दी जाएगी। दूसरा, उसको जिस तारीख पर उसने कोई अपराध किया है उसी तारीख पे जो भी कानून था उसके अनुसार सजा मिलेगी, और किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। फिर है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबको अपना जीवन जीने की अधिकार है, उसको कोई नहीं छीन सकता। अब जीवन जीने में वो कैसे भी अपना जीवन जी सकता है, जैसे अच्छा पर्यावरण में जीना चाहता है, या कि वो स्वस्थ रहना चाहता है। यानी अगर कोई भी पूछा जाए तो आप बाकी अधिकारों के अलावा, तो ये अच्छा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये चाहे कोई इमरजेंसी आ जाए कि आपके मौलिक अधिकारों को कई बार छीनना पड़ता है, कोई विदेशों से आक्रमण हो गया, या कोई कंट्री के अंदर इनसाइड अनरेस्ट हो गया, वट, तब भी आपका 20 और 21, इसको ये वाला जो है ये नहीं छीना जाएगा। 20 और 21 ये वाले अधिकार नहीं छीने जाते। लेकिन ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर इन दोनों के बीच में अगर कोई चूज करने के लिए है तो आप 21 को चूज करेंगे। वैसे 20 और 21 दोनों को ही नहीं चूज किया जाता, जो है निलंबित नहीं किए जा सकते आपके अधिकार, लेकिन 21 ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर
अमेंडमेंट 86/2002 यानी संशोधन था 86/2002 में किया गया, जिससे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य हो गया। ये भी उनका मौलिक अधिकार हो गया। अब है अनुच्छेद 22। अब ये क्या है? इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को, मान लो कोई अपराध हो गया है, तो उसको अरेस्ट अगर किया गया है तो उसको उसका कारण बताना पड़ेगा, यानी पुलिस को कारण बताना पड़ेगा कि उसको किस कारण से, किस आधार पर अरेस्ट किया जा रहा है। दूसरा, उसे अपने वकील से परामर्श करने का अधिकार है, उसको रोका नहीं जाएगा। और 24 के घंटे के अंदर उसको वकील के सामने पेश किया जाएगा। तो 3 चीजें हो गई। पहले उसको बताया जाएगा कि उसने क्या किया है, उसका अपराध क्या है, किस कारण से उसे गिरफ्तार किया गया है। फिर वो अपने वकील को बुलाकर परामर्श ले सकता है अपने बचाव के लिए। और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को उसके सामने उसको पेश किया जाएगा। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 और 24 में है। तो इसमें क्या है? मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध। यानी कि मानव तस्करी होती है कि जैसे बच्चों को उठा के ले जाते हैं, चोरी कर लेते हैं और उनको फिर या तो भिखारियों को बेच देते हैं और उनसे भिखारी का जो ग्रुप होता है वो करवाता है, जबरन मजदूरी करवाते हैं, है ना। या कभी जो वयस्क लोग हैं उनको उठा के ले जाते हैं, जबरदस्ती उनसे काम कराया जाता है। तो चाहे बच्चों से, चाहे वयस्क हो, किसी से भी बंधुआ मजदूरी नहीं कराई जा सकती, बेगार नहीं करवाई जा सकती। बेगार का मतलब है कि काम करवाना और श्रम मजदूरी ना देना। इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। और कारखानों में बच्चों के रोजगार करने से, बच्चों, कारखाने हैं जिसमें जैसे कि खदानें हैं या पटाखों की फैक्ट्री है या इस तरह के हानिकारक जो फैक्ट्रियां हैं, वहां पर बच्चों को नहीं रखा जा सकता, बच्चों को वहां पर नौकरी में नहीं रख सकते हैं। और अब हम ले रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये आर्टिकल 25 और 28 में, अनुच्छेद 25 से 28 है। तो पहला 25 में कह रहे हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। भारत में सभी व्यक्तियों को अपना अपना धर्म पालन करने का अधिकार है। वो पूजा की कोई विधि अपना सकते हैं, वो अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं। तो ये 3 पहले में आ रही हैं। क्या क्या कर सकते हैं? स्वतंत्र रूप से मान सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं और प्रचार कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसी में दूसरा आ रहा है, यानी 26 आ रहा है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। इसका मतलब यह है कि वो जो भी धार्मिक अपने कार्य कर रहे हैं, मंदिर हो, मस्जिद हो, वो अपने अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन कर सकते हैं। फिर ये एक इम्पॉर्टेंट है जो है 27। इसमें ये कह रहे हैं कि अगर जब कोई भी मंदिर मस्जिद है जहाँ भी आप अपने धर्म को जब बढ़ावा दे रहे हैं, वहां जो पैसा आ रहा है उस पर कर नहीं लगा सकती सरकार। तो ये क्या है? कोई भी जो मंदिर है, मस्जिद है, या किसी भी धर्म से संबंधित जगह है, अगर वो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो जो पैसा है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट है 28, शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की मुक्ति। मतलब जो स्टेट या गवर्नमेंट जो स्कूल चला रहे हैं वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। प्राइवेट में भी अगर दी जा रही है तो आपको स्वतंत्रता है कि आप उसको अटेंड करें या ना करें। अब आता है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ये है अनुच्छेद 29 और 30। याद रखना है कौन सा? 29 और 30। इसमें अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण दिया गया है, ये 29 में दे रहे हैं। और इसमें क्या है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपनी भाषा को, अपनी लिपि को,
अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे सकता है, विकास कर सकता है और कुछ भी उसके लिए कर सकता है। तो वो क्या कर सकता है? तो वो शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना भी कर सकता है और उसका प्रशासन भी कर सकता है। यानी अपने स्कूल वगैरह खोल सकते हैं, उसकी प्रशासन जो है उनके हाथ में होगा। और वो क्या करेंगे? शैक्षिक संस्थान खोलेंगे यानी स्कूल खोलेंगे और उसका प्रशासन खुद करेंगे। और अल्पसंख्यक वर्ग किसको गिना जाता है? मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी। ये हमारे मुस्लिम वर्ग जो हैं, ये इनको मान्यता प्राप्त है। कौन है? मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी। तो इन सबको अपने अपने जो भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, इसका विकास करना है, इसको बढ़ावा देना है। इसके लिए वो शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं और उसका प्रशासन अपने हाथ में ले लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। अब ये जो अधिकार है वो हमारे सभी अधिकारों की रक्षा करता है। अभी हमने पहले 5 अधिकार देखे थे, अब वो हमें संविधान ने दिए, लेकिन उसकी सुरक्षा कैसे होगी? अगर मान लीजिए कि हमारे अधिकार जो है सरकार छीनती है, तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और सरकार के खिलाफ और हमारे हक में फैसला हो सकता है, और ऐसा हुआ भी है। तो अनुच्छेद जो 32 है सबसे इम्पोर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वो सभी जो बाकी के मौलिक अधिकार है उनकी सुरक्षा के लिए, ताकि सरकारें अपनी मनमानी ना कर सके और जो हमारे अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वो सुरक्षित रहे। अब हमने जान लिया कि अनुच्छेद 32 में हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और अनुच्छेद 226 में जा सकते हैं अगर हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं या मौलिक अधिकार है उसको किसी व्यक्ति ने या किसी संस्था ने या सरकार ने छीनने की कोशिश की है। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, ये रिट बोलते हैं इसको, रिट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, तो जिसने हिरासत में ली है उसके विरुद्ध वो चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दे सकता है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो जिसने उसको हिरासत में लिया है उसको कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए आदेश जारी करता है। मैंडेमस मतलब परमादेश। इसका मतलब यह है कि अगर कोई सार्वजनिक प्राधिकारी या सरकारी अधिकारी को ऐसा कार्य करने का आदेश देता है जिसे उसे करना चाहिए लेकिन उसने नहीं किया, यानी सरकारी कर्मचारी है, उसे ऐसे जो काम करना चाहिए लेकिन वो अपने जैसे कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, तो उसको आदेश दिया जाता है, रिट जारी किया जाता है कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करे या जो उसे कार्य करने चाहिए वो करे। प्रोहिबिशन मतलब ये है कि उच्च न्यायालय, निचली अदालतों और ट्रिब्यूनल ऐसे कानूनों के विपरीत काम करें या अपने अधिकार क्षेत्रों के बाहर काम करें तो उसके खिलाफ रिट जारी करता है और ऐसे काम या आदेश देने से रोकता है। सर्टियूरी वो है कि अगर आपने निचली अदालतें और ट्रिब्यूनल ने ऐसे निर्णय ले लिए हैं जो कि उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो उसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है और वो देखता है कि अगर उन्होंने ऐसे कोई कार्य किए हैं तो उनके निर्णयों को रद्द कर देते हैं। वो वारंटों का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद पर है तो ये देखना पड़ता है कि क्या वो व्यक्ति उस निर्धारित पद के लायक है या नहीं है, वो उस पद को धारण करने के हकदार नहीं है। यदि नहीं है तो रिट जारी करेंगे और उसको उस पद से हटा दिया जाएगा।